Kargil was the first departure from this apologetic approach. और फिर 1971 में आपने 90,000 से अधिक फौजी लौटा दिए के बाद इसके बाद तो अमन शांति हो जाए। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुख्य तौर पर ब्रॉडली स्पीकिंग 4 मुख्य संदेश गए। जो आज की सबसे बड़ी स्वतंत्रता का दल बनता है, उसने उस अधिवेशन में प्रस्ताव लाया था। और फिर 15-16 साल के बाद तो ऐसी आज़ादी मिलनी थी, वो घटनाक्रम प्रारंभ हो चुका था। एंड दैट वाज ट्रिगर्ड, द टर्निंग पॉइंट was the hanging of भगत सिंह, सुखदेव एंड चंद्रशेखर। पैगाम जो दुनिया के लिए गया, that the world got to see a glimpse of India's technological modern warfare capacities। वो सेपरेटिस्ट, वो अलगाववादी, जिनके घरों में जाकर के आप चाय पीते रहे, उनको दावतों पे बुलाते रहे, they have quietly fallen in line। चुपचाप या तो अपने घरों में बैठ गए या वहां से अमन और शांति का पैगाम भेज रहे हैं, या खुद ही अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। मंच पर आसीन हम सबके बड़े मानयोग और हमारे लोकप्रिय कुलपति और मेरे मित्र प्रोफेसर योगेश सिंह जी, अभी आपने उनका संबोधन सुना, और जब भी उनके साथ किसी कार्यक्रम में रहने का अवसर रहता है तो निश्चय ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक अनुभव भी रहते हैं। उनके साथ ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे जी, जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के महेंद्र मेहता जी, जो नियमित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और बड़े कर्मठ ढंग से इस आयोजन में वो लग जाते हैं, चाहे जो भी कार्यक्रम उनके सुपुर्द हो। प्रोफेसर निरंजन कुमार जी, प्रोफेसर रजनी, प्रोफेसर गुप्ता, प्रोफेसर पायल, यहाँ पे सभागार में बैठे हुए प्रिंसिपल्स, डीन्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे बहुत ही परम आदरणीय राजकुमार भाटिया साहब, एंड ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हर वर्ष ये दिन मनाया जाता है उन शूरवीरों को स्मरण करने के लिए, उन सैनिकों को स्मरण करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिन्होंने इस मुल्क की अजमत और इज्जत को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और अपने वर्तमान और भविष्य को बलिदान कर दिया हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए। They gave up their today for our tomorrow। और ऐसा करना भी ज़रूरी है, इसलिए भी कि ये अवसर रहता है हमारे लिए अपने आप को फिर से पुनः समर्पित करने के लिए माँ भारती के प्रति, to reiterate ourselves। और इसलिए भी कि इतने वर्ष गुजर जाने के बाद, 25 वर्ष के बाद, लगभग एक नई पीढ़ी हमारे सामने आ गई है, जिसने ना वो परिस्थिति देखी, ना वो दौर देखा, ना घटनाक्रम देखा, और शायद उन्हें इस तरह के समारोह के माध्यम से अनुभव हो कि हिंदुस्तान में हर पीढ़ी में ऐसे नौजवान हुए जो देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के सदा समर्पित रहते हैं। और इसलिए इन सभी कारणों से ये दिन मनाया जाए, ये आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है, जैसे प्रोफेसर योगेश सिंह कह रहे हैं। लेकिन हम ये ना भूलें कि ये दिन केवल श्रद्धांजलि और सम्मान अर्पित करने का है। शायद इस मौके का कोई और भी तकाजा है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। सन 1999 में जब कारगिल का युद्ध होता है तो आज़ादी को 50 बरस गुजर चुके थे। तो क्यों कर ऐसा हुआ कि आज़ादी के 50 बरस के बाद भी पाकिस्तान ये दुस्साहस कर सका
हिंदुस्तान पर हमला करने का। और वो कौन से तत्व थे, वो अनासर थे, वो लोग थे शायद हमारे ही बीच, जिन्होंने पाकिस्तान को ये हमला अंजाम करने का मौका दिया और वो फैसिलिटेटेड दिस सिचुएशन। और इसलिए ये चिंतन मंथन का भी विषय है, अवसर है कि कहीं वो तत्व, वो अनासर, वो लोग आज भी तो हमारे बीच नहीं, आज भी तो वो निरंतर कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे, एक और योजना तो नहीं बना रहे इसी प्रकार की दुर्घटना की। और इसलिए जब मैं कहता हूं कि केवल श्रद्धांजलि अर्पित करना और सम्मान प्रकट करने का अवसर तो है ही है और होना भी चाहिए, लेकिन हम ये ना भूलें कि इसका पर्पस, इसका मकसद उससे कहीं और अधिक भी है। 26 मई 2014 को लगभग 6:30 बजे सायंकाल जब देश भर में टेलीविजन के स्क्रीन जगमगा उठे थे, मानो सायंकाल में उजाला हो गया था, मोदी जी का शपथ ग्रहण सभा, आई थिंक द वाइडेस्ट एवर वॉच्ड स्वेरिंग इन सेरेमनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ एनी हेड ऑफ स्टेट। तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग लिखा था कि दिस इज सनराइज एट सनसेट, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है मानो सूर्योदय हो गया। और फिर मैंने लिखा कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। And this pessimism, ladies and gentlemen, was a cumulative outcome of the apologetic approach of the successive governments, successive rulers who had governed this country or who were at the helm of the political leadership. Apologetic towards corruption, apologetic towards nepotism, apologetic towards dynastism, and above all, apologetic towards terrorism. And it was this apologetic approach which I am sure the brigadier and other friends from army will bear me out, led them never to crush the enemy, but just to leave the enemy wounded in the hope that he would oblige by not hurting me again, which he did, not once but repeatedly. And it was this apologetic approach which did not establish peace by conviction, but only bought or purchased peace on the conditions laid down by the adversary, through the appeasement of the adversary, whether it was an external adversary, Pakistan, China, or it was the internal adversary, separatists, overground workers, and so on. और ये सिलसिला निरंतर जारी रहा क्योंकि इस मुल्क को कुछ ऐसा मुकद्दर था कि एक वर्ग विशेष, एक पार्टी विशेष, एक दल विशेष के हाथ में सारी की सारी राजनीतिक प्रभुसत्ता लगभग 100-125 साल तक रही। And if you go back, because sitting among academicians we are taught to do retrospective and then think of perspectives, अगर आप शोध करें तो ये सिलसिला आज़ादी से चल ही रहा था, उससे पहले भी इसी तरह, क्योंकि एक विशेष, एक माइंडसेट विशेष था जिसके हाथ में भारत की राजनीतिक प्रभुसत्ता थी, चाहे वो कांग्रेस के ही और उनके साथी के ही। जैसे मैंने कहा 125 साल पहले तो इसकी सबसे बड़ी नुमाया मिसाल, दी फर्स्ट ग्लेयरिंग एविडेंस हैपेंड इन 1909, 1 जुलाई को, जब मदन लाल डीगरा के हाथों से एक अंग्रेज अफसर की हत्या होती है, विलियम कर्जन विली, who was advisor to the British Secretary of State for India.
जो इंडिया का कामकाज देखने वाले वहां होते थे। और मदन लाल टीकरा को सजा हुई, 1.5 महीना उन पर मुकदमा चला, फिर उनको फांसी हुई। लंदन में ही हत्या हुई थी, इंडिया हाउस में ही कार्यक्रम था, एंड ही शॉट फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज। और उन्होंने कहा था कि आई वांट टू रजिस्टर माय प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कि हर साल 10 करोड़ पाउंड हिंदुस्तान से लूट करके ले जाती है, और अभी तक इन 50 सालों में लगभग 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की हत्या की है या उन्हें फांसी पर चढ़ाया। And when I said apologetic approach, I am also expected to justify what I say. उस समय की जो भारत का राजनीतिक नेतृत्व था, या जो राजनीतिक जिनकी प्रभुसत्ता थी, उस दल ने ना उसका समर्थन किया, ना उसके बचाव में आए, ना उसके लिए वकील किया, बल्कि प्रस्ताव पारित करके उसकी हरकत की निंदा की। दैट वाज द कांग्रेस पार्टी। और जितने दिन मदन लाल जेल खाने में रहे, उनसे कोई मिलने नहीं गया। पहली जुलाई के लगभग ये वाकया हुआ था, 13-14 अगस्त तक उनका फांसी हो गई। और इस पूरे कालखंड में यदि कोई एक व्यक्ति उन्हें जेल खाने में मिला, ना मालूम इस सभागृह में कितने सारे लोगों को इस बात की जानकारी भी होगी। उसका नाम था वीर सावरकर। और हम किस मुंह से कह देते हैं कि वीर सावरकर ने कभी स्वतंत्रता के संघर्ष का समर्थन ही नहीं किया। या तो हमारे अध्ययन में कमी है, या हमारी नियत में खोट है। लेकिन मैंने ये कहा ये चिंतन मंथन का विषय है, इसलिए कि हम अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाते तो शायद हमारे अध्ययन और हमारे शोध में भी कमी है। We have evidence to contradict the narrative which was manufactured. वो केवल वीर सावरकर थे जो मदन लाल के समर्थन में आए। वो भी उस जमाने में इंडिया हाउस ही रहा करते थे लंदन। और उसके बाद मैं क्यों कहता हूं कि मंथन सत्तर का, बिकॉज वी बिकम विक्टिम्स ऑफ दिस नरेटिव, बिकॉज वी डोंट हैव अ नरेटिव टू प्रेजेंट ऑन आवर बिहाफ विद एविडेंस, विद रिसर्च। अब वीर सावरकर ने स्वतंत्रता का संग्राम नहीं किया। आप तो सुनते हैं रोज, या आप पर भी आरोप है, इस विचार परिवार पर भी। और जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी वो थी कांग्रेस पार्टी। आप पूरा इतिहास निकालिए, एक दस्तावेज मुझे दिखा दीजिए जहां पर के कांग्रेस ने आजादी की मांग की हो। हम ये बात नहीं समझते, इसलिए वी आर द विक्टिम्स। टिल 1930 Congress party never demanded independence. Again apologetic. The maximum demand which was placed was home rule. और home rule का अर्थ क्या था? कि you make me the office bearer, let me enjoy the loaves and fishes of the office, and I will report to you, my British bosses. और वो हो गए स्वतंत्रता सेनानी, और हम सब हो गए मुखालिफ। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने, और क्योंकि इत्तेफाक से द एंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप वाज कंट्रोल्ड बाय वन पार्टी एंड वन माइंडसेट, पहली बार अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से या उस समय के राजनीतिक दल की ओर से, चूंकि जो इत्तेफाक से एक ही था, अगर आजादी की मांग आई है तो आई है 1930 में। बार बार जिक्र किया जाता है इतिहास में 1930 लाहौर कांग्रेस सेशन। लाहौर कांग्रेस सेशन में आई थी ये बात 1931 में,
वो क्यों आई वो भी हम कभी सोच नहीं पाते, या शायद समय नहीं मिलता। ये जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि थोड़ा सा सोशल मीडिया छोड़ दे तो शायद समय मिले। उस अधिवेशन के कुछ ही दिन के पहले भगत सिंह को फांसी चढ़ाया गया था, उन 3 नौजवानों। रात को उनका संस्कार हुआ और लोग इतने क्रोधित थे देश भर में कि नौजवान सड़कों पर आ गए, कॉलेज की इमारतें जलाने लग गए, और हर तरफ से देश के जो तथाकथित नेता थे उनके ऊपर ये आरोप आने लगा कि ये क्या हो रहा है, जहां हमारे नौजवान एक के बाद एक सूली पर चढ़ रहे हैं, वहां केवल होम रूल की बात हो रही है, कोई आज़ादी की बात नहीं उठाता। तो उस मजबूरी में, उस दबाव में आकर के पहली बार 1931 में जो आज की सबसे बड़ी स्वतंत्रता का दल बनता है, उसने उस अधिवेशन में प्रस्ताव लाया था। और फिर 15-16 साल के बाद तो वैसी आज़ादी मिलनी थी, वो घटनाक्रम प्रारंभ हो चुका था। एंड दैट वाज ट्रिगर्ड, द टर्निंग पॉइंट वाज द हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड चंद्रशेखर। और बहुत बार तो ये भी कहा जा सकता है कि द नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ गांधी सक्सीडेड because of the violent imposed on Bhagat Singh and his companions. Because that turned the point. The entire country was looking for a rallying point and Gandhi became one. उसके बाद आज़ादी होती है। जैसे मैंने आरंभिक वाक्य कहा, उसको मैं अंत तक ले जाऊंगा। 1947 में हमला हुआ, पाकिस्तान ने हमला किया। And as I said, apologetic, we tried to buy peace through a unilateral ceasefire. और जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा उनको नजर कर दिया, जो आज भी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। अगर उस समय यूनिलैटरल सीजफायर बिना मंत्रिमंडल से परामर्श किए हुए, बिना सदन से परामर्श किए हुए जाकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री रेडियो पर ना घोषित करते, तो आज ये जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, ये भारत का हिस्सा होता। हम लगभग इसको रिट्रीट कर ही चुके थे, लेकिन हमने सोचा कि इनको दे दो तो इसके बाद पाकिस्तान हमें कभी तंग नहीं करेगा। सो वी वर अपोलोजाइजिंग बाय हैंडिंग आउट अ गिफ्ट। फिर 1960 में You gifted all the major rivers of India. अब ये कहने को है कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई, 3 महीने लिए, 3 उन्होंने लिए, लेकिन आपने 3 क्या लिए? सतलुज, व्यास, सिर्फ एक बड़ा दरिया रावी का, और उनको दे दिया सिंधु, इंडस, चिन्हाब, झेलम, जिनके किनारे सभ्यताएं बसी हैं, जिनके साथ हमारी संस्कृति की गाथाएं जुड़ी हैं, जिनके नाम पर कस्बों और जिलों के नाम पड़े हैं। झेलम डिस्ट्रिक्ट आज भी पाकिस्तान में है, चिन्हाब, इंडस वैली, और हमने क्या किया? लेकिन हमने सोचा कि शायद इसके बाद इतना सारा पानी पिला देंगे उनको, क्या वो हमें तंग नहीं करेंगे। वी वर अगेन अपॉलोजाइजिंग। फिर 1959 से लेकर के 1962 तक, जैसे मैंने कहा, अपॉलॉजीज टू द एक्सटर्नल एडवर्सरीज एज मच एज टू द इंटरनल एडवर्सरी। 1959 से लेकर के 1962 तक आपने एक ही ऐलान किया, हिंदी चीनी भाई भाई। और इसी जनपद पर जब जवाहर लाई आए तो खुली जीप में ले जा करके लोगों की कतारें बनाई गई उनका जय जय करने, और ये नारा लगाने को पंचशील का दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। And you were buying peace with China, and you ended up in the most humiliating Himalayan debacle, जिसकी बात करते हुए आज भी शर्म आती है। और 1965 में उसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं की जाती, क्योंकि दुर्भाग्यवश ताशकंद में प्रधानमंत्री जी का निधन हो गया। बहुत ही भले आदमी थे, लेकिन देश में और फौज में उस समय भी इस बात की शिकायत थी कि हाजी पीर लेकर के वापस क्यों होगा।
और फिर 1971 में आपने 90,000 से अधिक फौजी लौटा दिए के बाद इसके बाद तो अमन शांति हो जाएगा। यानी यू आर रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। एज आई सेड, यू नेवर क्रश द एनिमी, यू लेफ्ट द एनिमी वुंडेड इन द होप दैट ही वुड oblige you, not by hurting you again. फिर उसने नीति बदली, फिर इन्फिल्ट्रेशन हुई, फिर वो 1000 कट थियरी जियाउल हक और भुट्टो के ज़माने में आई, फिर सेलेक्टिव किलिंग शुरू हो गई, टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, चाहे टिकालाल टपलू है, जस्टिस नीलकंठ थे, रसा कौल थे, और फिर मास एक्सोडस कश्मीरी पंडितों का। बंटवारे के बाद अगर सबसे बड़ा एक्सोडस हुआ है तो वो कश्मीरी पंडित समुदाय का हुआ। लेकिन उसमें अंतर है, बंटवारे के समय में 2 मुल्क बने थे, लकीर खींची थी रेडक्लिफ ने। दिल्ली की आबादी उस समय केवल 6-7 लाख हुआ करती थी। 1947 में रातों रात बढ़कर के 11 लाख पहुंच गई। 4-5 लाख शरणार्थी आए थे पंजाब से, जिसे पश्चिम पाकिस्तान कहा गया था। लेकिन दिस वाज अ माइग्रेशन एक्सोडस विद इन द कंट्री, कोई बंटवारा नहीं हुआ था। यू आर रेंडरिंग देम होमलेस इन देयर ओन होमलैंड, इतनी बड़ी संख्या में। और तत्कालीन हुक्मरानों ने कहा कि साहब ये तो प्लॉट लेने आए हैं, ऐसी बातें भी की। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई डोंट वांट टू नेम द पीपल। बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि इनको निकाला नहीं गया, खुद आया। और एक गोष्ठी हुई थी बहुत पहले, आज से 30 बरस पहले, तो वहाँ भी एक बात किसी ने कही, तो मैंने उसको कहा था कि बंटवारे के समय मोहसिन भोपाली का एक शेर है कि बेसबब लोग बदलते नहीं मनसक अपना, तुमने देखा है जलता हुआ नशे मन अपना। ये बात वो कह सकता है जिसने कभी अपने घर को आतिश नजर होते नहीं देखा कि वो घर बार छोड़ करके आ गया दिल्ली में प्लॉट लेने, और उस ताज़ो ताज़ा आबो हवा को छोड़ करके दिल्ली की गर्मी झेलने वो अपनी मर्जी से आया। एंड देन देयर वर सीरीज ऑफ मैसेकर्स, चाहे 36 सिंहपुरा का हो 2000 में, चाहे कालू चक का 2002 में, इस तरफ सदन पर हमले हुए 2001 में, मुंबई के ब्लास्ट हुए। और जहाँ तक हमारे इंटरनल सर्जन से, उनके साथ हम किस तरह से ये सुनिश्चित कर रहे थे कि दोबारा ना हो, हम बातचीत करते थे। पाकिस्तान एम्बेसी में कोई समारोह हो तो तालियां बजाने जाते थे, फिर उनके साथ डायलॉग करते थे। और दूसरी तरफ कभी हुर्रियत, कभी अलगाववादियों को, या तो उनको अपने घर चाय पे बुलाते या उनके पास चाय चले जाते। इतने चाय के दौर हो गए लेकिन अमन बहाल नहीं हुआ, which means it was more of apology than the conviction. और ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, और ये घटनाक्रम और ये सारे रेफरेंसेस इसलिए आपके सामने रखनी जरूरी है कि आज हम कारगिल दिवस मना रहे हैं। Kargil was the first departure from this apologetic approach. और उस समय सत्ता में वाजपेयी जी थे। पहली बार एक निर्णायक कार्रवाई की गई, but unfortunately the Vajpayee government didn't last long, and again the country was thrown back to the same era. But after 2014, the threats were picked up with the coming in of the Modi government. पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, and this was the beginning of the change of the narrative. Narrative, both military narrative as well as diplomatic narrative. और जैसा अभी मेरे साहब ने कहा कि पहली बार सेना को छूट दी गई to use their professional discretion to decide when to attack, where to attack. नहीं तो जैसे वो कह रहे थे कि पहले बार वीडियो में बंद किया जाता था। इनफैक्ट जनरल रॉड्रिक थे वाइस चीफ ऑफ द स्टाफ, उन्होंने एक बात ये कही भी थी कि यू आस्क बाय सोल्जर टू फाइट द aggressor and then you tie his heels in a chain to
पाँव को बेड़ियों में बांध कर कहते हैं साधुओं में दुश्मन का मुकाबला करो। तो पहली बार वी डिपार्टेड फ्रॉम दैट अप्रोच। एंड फॉर द सिनिक्स or the doubtful minds, the visual evidence of that change of narrative was established by Operation Sindoor, कि कई लोगों को यकीन नहीं होता था कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं, बोले हुआ नहीं हुआ, कहाँ हुआ क्या नहीं होता। इस बार उन्होंने अच्छी खासी टेलीविजन की फिल्म बना के दे दी ऑपरेशन सिंदूर, ताकि ये अनुभव हुआ था कि इनको फिर भी यकीन नहीं आएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुख्य तौर पर ब्रॉडली स्पीकिंग 4 मुख्य संदेश गए। पहला, जैसे मैंने कहा कि नाउ देयर इज अ डिसाइसिव चेंज इन इंडिया नैरेटिव। दूसरा, अर्लियर इट वाज द एनिमी हु चोज द टाइम एंड प्लेस टू स्ट्राइक, नाउ इट इज इंडिया व्हिच चूजेस द टाइम एंड प्लेस टू स्ट्राइक। Earlier, India was reactive. Now India is active, sometimes even proactive. And चौथा, the most important, कि India no longer buys peace at a price quoted by the enemy, but it hands down peace at her own terms and conditions. और इसके नतीजे सारी दुनिया के सामने हैं। पहला, the world has for the first time taken aback, तुमको कभी उम्मीद नहीं थी, हिंदुस्तान ने अपनी ऐसी छवि बना दी थी हमारे, जिस तरह के हमारे नेतृत्व में, कि इंडिया is today ready to act from a position of strength, not from a position of weakness. और ये बात महात्मा गांधी भी कहते थे। यही लोग जो गांधी के अनुयायी अपने आप को कहते हैं। महात्मा गांधी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि नॉन वायलेंस इज नॉट अ वर्च्यू ऑफ द वीक एंड द वीक। अगर आप दुर्बल हैं, कमजोर हैं, और आपके ऊपर कोई बड़ा बलवान हमला करता है, तो आप अपनी जान बचाने को हाथ जोड़ के कहते हो, भाई साहब मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, हमें झगड़ा नहीं करना। आपकी परख परीक्षा तब है, आपके हाथ में हथियार है, लेकिन आपकी मन आत्मा कहती है कि नहीं, मैं अहिंसा के में कायम हूँ। And non-violence, we are a peace-loving country, we are a non-violence country. But our non-violence and our commitment to peace stands vindicated only when we are able to prove to the world that we are standing at a position of strength, not weakness. और दूसरा पैगाम जो दुनिया के लिए गया, that the world got to see a glimpse of India's टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न वॉरफेयर कैपेसिटीज। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये सारी की सारी क्षमताएं पिछले 10 वर्षों में, 11 वर्षों में हासिल की। जो आपने नज़ारा देखा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, S-400, वो ड्रोन जा रहे हैं, वो किस तरह से फुहारे की तरह नीचे आ रहे हैं, वो कैसे मिसाइल उड़न खटोले की तरह जा रहे हैं, ये सब इन 10 वर्षों में किया गया। ये टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे विकसित हुई। जो बाहर से लाई गई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से कहा जाता है, TOTs, वो भी इन्हीं 11 वर्षों में हुई। और वो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो मंत्र है, उसकी भी सिद्धि इन्हीं 10 वर्षों में हुई। और मुझे इस बात का व्यक्तिगत तौर पर भी थोड़ा संतोष होता है कि दोनों विभाग जिन्होंने आज ये युद्ध लड़ा है, उनके साथ मेरा भी संबंध रहा। एक तो एटॉमिक एनर्जी और दूसरा स्पेस। अब हमारी दिक्कत ये थी कि विकसित हो चुकी थी, जो हमारे जो साइंसदान थे, डॉक्टर कुमार, वो भी कहा करते थे कि साहब इसकी परख कैसे होगी ये नहीं पता। तो पाकिस्तान ने मौका दे दिया उसकी धरती पर परख करने। और तीसरा इसका नतीजा ये हुआ, वो सेपरेटिस्ट, वो अलगाववादी, जिनके घरों में जाकर के आप चाय पीते रहे, उनको दावतों पे बुलाते रहे, दे हैव क्वाइटली फॉलन इन लाइन। चुपचाप या तो अपने घरों में बैठ गए, या वहां से अमन और शांति का पैगाम भेज रहे।
या खुद ही अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। एंड दैट इज वाई द चेंज ऑफ नैरेटिव एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और इसलिए जैसे हम 10वीं इकॉनमी से चौथी पर आए, और ये सारी उपलब्धियां जो देश दुनिया भर ने देखी, चाहे वो चंद्रयान है, चाहे वो शुभांशु शुक्ला है, या और भी जितने क्षेत्र हैं, the single message which has gone out loud and clear is that India today is no longer a follower. India today beckons others to follow her. अमेरिका चांद की धरती पर हमसे पहले उतरा हो, लेकिन सदर्न पोल पर हम जहाँ पहले पहुंचे और वहां से इनपुट्स ला रहे हैं। और शुभांशु ने जो आज प्रयोग किए, उनके नतीजे विश्व भर में काम आएंगे, चाहे उपज के लिए, चाहे लाइफ साइंसेस के लिए। और सही माने में विश्व बंधु बनने का काम उसके माध्यम से हुआ है। और जहाँ तक ताल्लुक है अखंड भारत का, जो इस गोष्ठी का शीर्षक में भी है, तो अखंड भारत को एक नारा नहीं है कि जब भी इस विचार धारा के लोग बैठेंगे तो वो जोर से कहेंगे अखंड भारत माता की जय। नहीं तो हमें भी रोटी हजम नहीं होती और लोगों को भी तसल्ली नहीं होती, और हमसे अपेक्षित रहता है बुलंद आवाज में कहें। प्रोफेसर योगेश सिंह भी हंस पड़ते, इनको भी लगता है कभी कभी मैं ऐसे नारा लगा देता हूँ। तो ये केवल नारा नहीं है, और किसी विचार विशेष की उपज भी नहीं है, और उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी नहीं है। अखंड भारत इज एक्चुअली इनहेरेंट टू द आइडिया ऑफ इंडिया। किसी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं कहा जा रहा। अखंड भारत इज द कोर ऑफ इंडिया सोल। आपका विचार कोई हो, आपका दल कोई हो, आपकी मान्यताएं कोई हो, आपका नारा भी कोई हो, और अगर इफ इट इज नॉट सो टुडे, अगर हमें लगता है कि हमें फिर से कहना पड़ रहा है बार बार अखंड भारत, अपने आप को याद करवाना पड़ रहा है और इस पर विचार करना पड़ रहा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग मिस। वरना आप क्यों बात करते हैं? और उसके लिए भी जिम्मेवार वही लोग हैं जिनकी अभी पिछले 15-20 मिनट से चर्चा हो रही है। द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसकी किसने मांग की? किसी ने नहीं की। आम साधारण नागरिक ने तो कभी चाहा ही नहीं कि हिंदुस्तान का बंटवारा, भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा। जिस वर्ग के नाम पर पाकिस्तान की स्थापना की गई, टू बी फेयर टू द कॉमन कम्युनिटी ऑफ दैट, उन्होंने भी मांग ली। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन थी जिसमें कैफी आजमी थे, जिसमें साहिर थे, मोहसिन भोपाली थे, उन्होंने तो पुरजोर इसकी मुखालफत की थी। फैज अहमद फैज रहे काफी देर उसके अध्यक्ष, जो लाहौर में थे। साहिर कुछ देर के लिए चले गए, फिर वापस आए बेजार होकर। उन्होंने कहा कि वो दौर गया, वक्त गया, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था। ही वाज सो डिस्गस्टेड। और जब कत्ल वगारत शुरू हुई तो फैज अहमद फैज ने वहां से लिखा कि वो दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीरा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर नहीं। तो जिस वर्ग विशेष के लिए आपने पाकिस्तान की स्थापना की, हिंदुस्तान को काट डाला, उसने भी मांग नहीं की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब अपनी पहली लड़ाई शुरू की तो बंगाल से की थी, बंगाल की तकसीम को लेकर के शुरू की थी। पहले उन्होंने मुखालफत की कि बंगाल की तकसीम नहीं होनी चाहिए, और हम ये माने कि ना माने कि बंगाल की तकसीम की जब उन्होंने आवाज उठाई उसके खिलाफ, तो उसके लिए बहुत सारे वहां के मुस्लिम दानिशवर भी उनके साथ आए। सो अखंड भारत इज इनहेरेंट टू इंडिया, चाहे वो हिंदू है कि मुसलमान है। और अगर फिर भी बंटवारा होता है या ऐसी परिस्थिति आती है, तो अगेन द सेम अपॉलोजेटिक्स who wanted to carve out a territory where they could govern, even if it was at the cost of अखंड भारत। क्योंकि जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनना था या सदर बनना था, और यहाँ पंडित जी को बनना, तो एक मुल्क में बन नहीं सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से
इतिहास का खिलवाड़ हुआ। मैंने तो बड़ी बार कहा है कि दिस इज बी द ग्रेटेस्ट मिस कैरेज ऑफ हिस्ट्री, द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और इसलिए जैसे कहा जाता है कि एवरी एनिमली हैज अ सेल्फ लिमिटिंग लाइफ स्पैन, वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं हो पाती, एंड देयरफॉर दिस नॉर्म विल आल्सो सर्टेनली गेट रिस्टोर्ड। एंड उसका लक्ष्य जो होगा, द गोल विल बी टू फोल्ड। पहले पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को वापस हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना, और ये वही विचारधारा करने की क्षमता रखती है, ये वही नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, जिनमें इतनी क्षमता थी कि वो 370 को हटा दें, जिनमें इतनी क्षमता थी कि राम मंदिर बना दें। एंड दैट व्हेन इट हैपेंस विल आल्सो पेव द वे फॉर द अखंड भारत। और इसी कल्पना के साथ कि जब सन 2047 में हिंदुस्तान विकसित भारत का जश्न मनाए, तो विकसित भारत सिर्फ विकसित भारत ना हो, अखंड भारत भी हो, इसी कामना की